नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताने जा रहा हूँ। दो चरों में रैखिक समीकरण। तो ये समीकरण वैसे आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़े होंगे, जिन्हें हमने कहा है युगपद समीकरण। क्या कहा है? युगपद समीकरण। और उन समीकरणों को आप लोगों ने हल भी किया होगा। हल करने की विधियाँ आपको मिली होंगी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणा विधि मिली होगी। आप लोगों ने हल किया होगा। यहाँ पर एक तरह से और हल करना है, ग्राफीय विधि से भी हमें हल करना है सवालों को। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो हमारे युगपद समीकरण होते हैं या दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, वो हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप के मिलते हैं। ठीक है ना? जहाँ a b c अचर है, a b c क्या है? अचर, और x y क्या है? ये चर है, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और वेरिएबल। ठीक है? इस तरह से हमें रैखिक समीकरण मिलेगा दो चरों वाला। यहाँ पर दो चर हैं, x और y। ठीक है? हमें युगपद समीकरण मिलेंगे। युगपद मतलब एक समीकरण हो गया, एक और मिलेगा। तो जब दो समीकरण रहेंगे तो एक समीकरण हमारा रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का रहेगा, और दूसरा जो रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का रहेगा। ठीक है? ये हमारा पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। दो समीकरण हमें इस रूप के मिलेंगे। और ध्यान देना, इन्हें हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। मतलब क्या रखे हुए हैं? ये एक रेखा के समीकरण रखे हुए हैं। मतलब अगर हम इस समीकरण के लिए ग्राफ खींचें, x अक्ष, y अक्ष और मूल बिंदु, अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। ठीक है? ग्राफ क्या होगा? एक सीधी रेखा होगा। दूसरे समीकरण के लिए ग्राफ खींचें तो दूसरा समीकरण, उसका ग्राफ भी क्या रहेगा? एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगा। अब वो रेखाएं कहाँ से जाती हैं, वो समीकरण हल करने के बाद हमें पता चलेगा। ठीक है? अब उसमें अलग अलग कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी हमें ये समझना है। उसके लिए हम थोड़ा सा शार्ट में कुछ बातें जान लेंगे। ठीक? पहले नंबर पे तो ये ध्यान देना है कि अगर हमें मिल रहा है a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2। ठीक है ना? a1 बटे a2, x का गुणांक a1 बटे x का गुणांक a2 बराबर ना हो y का गुणांक b1 बटे y के गुणांक b2 के अगर बराबर नहीं है, मतलब इन दोनों रेखाओं के जो ग्राफ खींचे जाएंगे वो ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटेंगे। किस बिंदु पर काटते हैं ये हमें पता नहीं है, वो तो समीकरण हल करने पर और ग्राफ खींचने पर ही हमें पता चलेगा। ठीक है ना? तो हम इसमें क्या कहेंगे? यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। और दोनों रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब केवल और केवल एक बिंदु पर ही एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है ना? और उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वहां पर जो x और y के मान होंगे, वो x और y के मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। मतलब यहाँ x और y के मान रख करके हल करेंगे पूरा, तो राइट हैंड के बराबर आ जाएगा। वही x और y के मान इस समीकरण में भी रख करके हल करेंगे तो भी राइट हैंड के बराबर आएगा। ठीक है ना? इस तरह से ये हो गया हमारा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें ध्यान देना है कि हो सकता है a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1 बटे
C2 के, तब हमें समीकरण का कोई हल नहीं मिलेगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। ठीक है। और ये रेखाएं कैसी होंगी? इसमें तो प्रतिच्छेदीय पहली कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं, यानी दोनों रेखाएं क्या होंगी? ये x अक्ष, ये y अक्ष, एक रेखा ऐसे है तो दूसरी ऐसे चली जाएगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं। तीसरी कंडीशन और मिलेगी, और तीसरी कंडीशन है आपकी, यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और यही बराबर है C1 बटे C2 के, ठीक है ना, तब समीकरण के अनेक हल मिलेंगे। क्या होगा? अनेक हल, चाहे जितने हल निकाल लो। ठीक है ना। और इस कंडीशन में क्या कहेंगे? दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती। समपाती का मतलब क्या हुआ? ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। एक रेखा अगर यहाँ से जा रही है तो दूसरी भी इसी के ऊपर से ही जाएगी। ठीक है ना। एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी। ये तीन कंडीशन रहेंगी। ठीक है। अब हमें करना क्या है? जो भी समीकरण निकाल दिया होगा, हमें एक तो समीकरण के रूप में रखे होंगे, हमसे पूछा जाएगा कि कौन से समीकरण निकाय के हल संगत हैं या असंगत हैं, है ना, ऐसे पूछा जाएगा। तो जब समीकरण का एक अद्वितीय हल है तब संगत है, अगर एक अद्वितीय हल नहीं मिल रहा है, बाकी दो कंडीशन में दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे। जब संगत होता है समीकरण, इस कंडीशन में संगत है पहली कंडीशन में, तब हम उस समीकरण को हल करेंगे। अब जो भी विधि कहेगा, ग्राफीय विधि कह देगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि कहेगा तो प्रतिस्थापन से, विलोपन कहेगा तो विलोपन से, और अगर वज्र गुणा विधि कह रहा है तो वज्र गुणा विधि से। हाँ, एक चीज़ और मिलेगा हम लोगों को, कभी समीकरण मिल जाएंगे, कभी कथन रखा हुआ होगा। ठीक है। तो अगर कथन रखा है तो कथन से हम समीकरण बनाएंगे, फिर उस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है। और अगर समीकरण रखा है तो उसको हमें सीधे जिस विधि से कहेगा उस विधि से हमें हल कर देना है। तो कैसे करना है वो आगे देखते हैं एक्सरसाइज में सीधे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, जो ज़रूरी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक। आगे एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं, जो भी है आप लोगों की। हाँ, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक। प्रश्न लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, मैं यही पढ़े दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे और किताब खोल लेंगे। किताब आपकी राजीव प्रकाशन ही है, उसी के सवाल बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है ना। और आगे क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना। कैसे करेंगे, ध्यान देना है। आयु संबंधी जो भी प्रश्न रहेंगे उनमें हम करेंगे क्या, वर्तमान आयु मान करके चलेंगे और आगे सवाल को हल करेंगे। ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ग। ठीक। और पुत्री की वर्तमान उम्र मान लेंगे y वर्ग। तो ध्यान देना है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या रही होगी? आफताब की आयु बराबर कितनी रही होगी? x माइनस 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या रही होगी? y माइनस 7 वर्ष। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या है? कह रहा है आफताब की आयु पुत्री की आयु से कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। आफताब की आयु बराबर 7 गुणे पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, है ना। यानी क्या मिल जाएगा? x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। पक्षांतर कर लेते हैं, x माइनस 7y
यानी x माइनस 7y बराबर माइनस कितना मिलेगा 42। ये पहला समीकरण हमारा बन गया, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। अब क्या कहा 3 वर्ष बाद, तो ध्यान देना है आज से वर्तमान से 3 वर्ष बाद लिया जाएगा, ये ध्यान देना है। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर क्या होगी x प्लस 3 और पुत्री की आयु क्या होगी y प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है आफताब की मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी होगी 3 गुनी होगी। आफताब की आयु बराबर 3 गुणे पुत्री की आयु, है ना। समीकरण बन गया, इसको हल कर लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 यानी x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 यानी x माइनस 3y बराबर 6। ये दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने दोनों समीकरण बना लिए, यानी इस कथन को हमने बीजगणितीय रूप में रख दिया। अब ग्राफीय रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे ये आगे आपको समझना है। तो ग्राफ बनाने के लिए कैसे चलेंगे ध्यान से समझना। हमारा समीकरण 1 ये रखा हुआ है, बाकी मैं साफ कर रहा हूँ, और समीकरण दूसरा भी हमारा ये रखा हुआ है, ठीक। तो पहले समीकरण 1 के लिए चलेंगे, ठीक। ग्राफ खींचने के लिए, अब ग्राफ खींचने के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से हमारे पास क्या दिए हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, तो 7y बराबर कितना मिल जाएगा 75 में 2 x प्लस 42, y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 42 बटे 7। तो जब ग्राफ खींचना हो तो सर्वप्रथम आप ऐसे समीकरण को चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद आप लोग टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे, उसमें x का कुछ मान मानेंगे और इस समीकरण में रखेंगे, हल करके देखेंगे y का मान कितना आया। सपोज दैट हम x बराबर इस समीकरण में 0 रखते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 0 हुआ, बचा 42, 42 में 7 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब हम 7 रख के देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 42 7 49 हो जाएगा, और 49 में 7 का भाग दे देंगे तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस 7 रख के चेंज कर लो, 42 में 7 लगाओगे कितना बचेगा, जल्दी करिए आप लोग, 35 हो जाएगा प्लस का, और 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से प्लस का 14 कर लो तो क्या हो जाएगा 42 14 56, और भाग देने पर कितना आएगा 8, माइनस 14 करना तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे चेक कर लीजिए 4 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आगे सपोज दैट हम 42 ही रख दें तो कितना आ जाएगा 42 42 84 हो जाएगा, 7 का भाग देना है कितनी बार जाएगा 12 7 के 44 हो जाएगा। इस तरह से हमने एक टेबल बना ली। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे खींचना है वो बताऊंगा, उसके पहले समीकरण 2 के लिए हम टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 के लिए टेबल बना लेते हैं। समीकरण 2 से हमारे पास क्या रखा है, x माइनस 3y बराबर 6, 75 कर देंगे तो 3y बराबर मिल जाएगा x माइनस 6, यानी y बराबर क्या मिलेगा x माइनस 6 बटे 3। अब इसके लिए भी इसी तरह से टेबल बनाएंगे। x का कुछ मान मानेंगे और y के मान देखेंगे क्या प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट x बराबर 0 ही शुरू कर दें हम, तो y बराबर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। x बराबर अगर हम 3 रख दें तो कितना आएगा -1, अगर -3 रख दें तो कितना आ जाएगा माइनस का
3 आ जाएगा इसमें भी, ठीक, -9 3 का भाग देंगे, x बराबर 6 रख देंगे तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से और आगे -6 करके देख लो तो -6 12 3 4 12 -4 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम 42 रख दें तो 42 में 6 घटाओगे कितना मिला 36, 36 में 3 का भाग दो 12 3 36 मिलेगा, ठीक। इस तरह से हम हल कर लेंगे। हल करने पर हमें देखने पर क्या मिल रहा है, 42 12 एक ही पॉइंट दोनों पर सेम मिल रहा है, और जो पॉइंट दोनों में सेम मिलेगा वही इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यानी ये दोनों रेखाएं उसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखना है। ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा कक्षा 9 में थोड़ा बहुत, उसी का प्रयोग करना है। ये y अक्ष हो गई, ये x अक्ष हो गई। अब ये मूल बिंदु हमारा रहेगा, बराबर दूरी पर चिन्ह लगा लेंगे क्रम से, ये आपका काम रहेगा। ये चिन्ह बराबर दूरी पर लगे, अन्यथा आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग कॉपी में बना ले जाए तो ठीक है, अगर कॉपी में ग्राफ बनाने में समस्या हो तो आप लोग ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ग्राफ कॉपी में फिर ये चित्र बनाया करेंगे, ग्राफ बनाया करेंगे, ठीक है ना। हाँ, पहली रेखा के लिए बिंदु ढूंढेंगे, x 0 y 6, x 0 यहीं पर हो जाएगा, y 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया 0 और 6। दूसरा बिंदु क्या है, x 7 y 7 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ऊपर चलेंगे तो इस चीज में आएंगे 7 7 हो जाएगा, -7 5 x -7 1 2 3 4 5 6 7 माइनस का 7 हो गया 5 5 इस चीज में आ जाएगा, ठीक। ये क्या है -7 5, ठीक है ना। इस तरह से बिंदु आप ले लेंगे, इनको पटरी की सहायता से मिला देंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक। ये किसके लिए हो गया, x -7 y बराबर -42, किसके लिए x -7 y बराबर -42 का ग्राफ हो गया। अब दूसरे वाले का x 0 y -2, x 0 y -2 ये हो गया 0 और -2, 3 और -1 x 3 y -1 यहाँ हो जाएगा 3 और -3, फिर -3 x -3 y -3 यहाँ हो जाएगा -3 इस तरह से अन्य बिंदु रख लेंगे और इनको मिला करके एक रेखा खींच लेंगे। ये रेखा आगे जाकर के थोड़ा आगे मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, इस पॉइंट पर, है ना। इस पॉइंट पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तो यहाँ पर दिखाना संभव नहीं है, ठीक है ना। आप लोग ग्राफ में कोशिश करिएगा अगर बन जाए तो, ठीक। इस तरह से हमें हल करना था। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही दिया हुआ है, ग्राफीय विधि से हल करना है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो मैं बीजगणितीय विधि बता दे रहा हूँ, ज्यामितीय रूप आप लोग ऐसे ही हल करेंगे, क्योंकि हर एक का वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा। आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे। कोशिश करता हूँ जितने बन जाएंगे।
क्या कहा गया है? क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदे, है ना? तो हम मान करके चलेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है? 3 बल्ले प्लस 6 गेंदे कितने रुपए में? 39। ये एक समीकरण बन गया। आप इसको और सरल कर सकते हैं, 3 के जैसे भाग दे दिया जाए तो 3 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? या इसी को लिख देंगे 3 का भाग देने पर x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 13 दिया 39। नंबर 1 समीकरण। द्वितीय शर्त क्या है? दूसरे शर्त में क्या कहा गया है? कितनी गेंदें? बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक बल्ला 2 गेंद, यानी कि एक बल्ला x प्लस 2 गेंद 2y बराबर कितने में खरीदा? 1300 में खरीदा। ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है ना? तो इस तरह से ये हमारे समीकरण बन गए, है ना? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों में सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी समीकरण सेम मिल रहे हैं। और जब समीकरण सेम हो जाएंगे तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या हो गए? ये रेखाएं संपाती होंगी और इनके अनेक हल मिलेंगे। ठीक है ना? किताब में थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मेरी किताब में क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं, आप लोग अपनी किताब में क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दिया हुआ है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, है ना? तो हम मान करके चलेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x और अंगूर का मूल्य कितना मान करके चलेंगे? y। तो क्या कहा पहले क्वेश्चन में? 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम सेब 2x 1 किलोग्राम अंगूर 1y बराबर कितने में खरीदा? 160 में। ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा। फिर 4 किलोग्राम सेब 2 किलोग्राम अंगूर, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर कितने में खरीदा? 300 में खरीदा। ये दूसरा समीकरण बन गया, है ना? तो आगे क्या कहा है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर मिलेंगी आप लोग जब ग्राफ खींचेंगे। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 कैसे हल करना है ये बता दिया है। आप लोग हल कर लेंगे। सभी सवाल मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर अपलोड नहीं होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा कोशिश करिए। एक सवाल मैंने बता दिया है, बाकी आप लोग कोशिश करिए, ठीक है।